हेलो एवरीवन, इस वीडियो में सामान्य विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं जो कि न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग है। और जो छात्र स्पेशल बैच ज्वाइन किए हुए हैं तो वो भी इसको साथ साथ कवर करते जाएं, क्योंकि अब इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बनने लगे हैं। और आप लोगों को PDF फाइल जो उपलब्ध करवाया गया है तो उसको बार बार रिवाइज करें, इसके बाद इन सभी क्वेश्चन को साथ साथ कवर करते जाएंगे। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है। तो ऑप्शन इसका देखेंगे, इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग कर, दाब बढ़ाकर, ऊष्मीय ऊर्जा को अवशोषित और विकसित कर, अम्ल और क्षार का प्रयोग कर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऊष्मीय ऊर्जा को अवशोषित और विकसित करके और किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। पदार्थ का अवस्था परिवर्तन एक स्थिर ताप पर ही होता है और इस क्रिया में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, मतलब अवशोषण अथवा विकिरण इसे कहेंगे। जैसे बर्फ का पिघलना, इस क्रिया में भी बर्फ द्वारा अपने गलनांक पर ऊष्मा बाह्य वातावरण से अवशोषित की जाती है। तो इसे याद रखेंगे कि एक पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित करेंगे तो ऊष्मीय ऊर्जा को अवशोषित और विकसित करके। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के लिए निम्न कथनों में से कौन सा गलत है। तो देखिएगा, वह ध्वनि की गति से अधिक तीव्रता से चलता है, वह निर्वात में से गुजर सकता है, वह निर्वात में से नहीं गुजर सकता है, और इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश के लिए इनमें से ऑप्शन नंबर सी गलत कथन है। ये लिखा हुआ है, देखिए, वह निर्वात में से नहीं गुजर सकता, जबकि प्रकाश निर्वात में से भी गुजर सकता है। प्रकाश के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यह निर्वात से भी गुजर सकता है। और निर्वात में प्रकाश की चाल अधिकतम 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो इसे याद रखेंगे। और अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रकाशीय गेज निम्नलिखित सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन देखिए, परावर्तन के सिद्धांत पर, प्रकीर्णन के, ध्रुवण, व्यतिकरण। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रकाशीय गेज परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। और प्रकाश का परावर्तन किसी भी प्रकाश का किसी चमकीली सतह से टकराकर वापस लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। तो इसको आप याद रखेंगे, प्रकाशीय गेज प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी प्रकाशतः सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है तो वह, ऑप्शन देखिएगा, अविचलित रहती है, नॉर्मल की ओर मुड़ती है, नॉर्मल से दूर मुड़ती है, नॉर्मल का मतलब यहाँ अभिलंब है, और इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नॉर्मल से दूर मुड़ती है, मतलब अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। और ये प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया कहलाती है कि जब कोई एक प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से एक तरफ झुक जाती है, इसी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो ये अपवर्तन की एक डिफिनीशन है। तो ये ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, नॉर्मल से दूर मुड़ती है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूखा बालू चमकीला दिखाई देता है जबकि गीला बालू द्युतिहीन होता है, मतलब प्रकाशहीन होता है। तो देखिए, ये ऑप्शन है, यह एक प्रकाशीय भ्रम है, इसका कारण परावर्तन है, इसका कारण अपवर्तन है, इसका कारण पारेषण है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, इसका कारण परावर्तन है। और याद रखेंगे, सूखे बालू पर पड़ने वाली किरणें परावर्तित होती है जिससे यह चमकीला दिखाई देता है, और जबकि गीला बालू प्रकाश की किरणों को अवशोषित कर लेता है, तो इसलिए यह द्युतिहीन होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यह प्रकाश के परावर्तन के कारण ऐसी घटना होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, मछुआरे को तालाब के किनारे मछली को भाले से मारने की कोशिश में उसे क्या करना चाहिए। ऑप्शन है, मछली के नीचे ध्यान लगाना चाहिए, सीधे मछली पर ध्यान लगाना चाहिए, मछली के ऊपर ध्यान लगाना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मछली के नीचे ध्यान लगाना चाहिए। और जल के अंदर की मछली अपवर्तन के कारण अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, इस कारण से मछुआरे को मछली मारने की कोशिश में ध्यान मछली के नीचे लगाना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे, किसी स्वच्छ जल वाले तालाब की आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कम दिखती है, इसका कारण है। तो इसका कारण अपवर्तन है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ये अपवर्तन के कारण ऐसी घटना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। ऑप्शन है, परावर्तन, न्यूटन की गति के नियम के कारण, अपवर्तन के कारण, उत्प्लावन के कारण। तो इसमें याद रखेंगे, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अपवर्तन के कारण पानी में डूबी हुई छड़ी
मुड़ी हुई प्रतीत होती है। वस्तुतः अपवर्तन वह घटना है जिसके कारण प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर उसकी किरणें मुड़ जाती हैं। तो याद रखेंगे इसी गुण के कारण, गुणधर्म के कारण ये छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तड़ित की चमक उसकी गर्जन सुनाई देने से पहले देखने में आती है क्योंकि, ऑप्शन है तड़ित गर्जन से अधिक निकट होती है, प्रकाश निर्वात के जरिए गुजर सकता है, प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है, ध्वनि की गति प्रकाश की गति से अधिक होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है, इस कारण तड़ित की चमक उसकी गर्जन सुनाई देने से पहले देखने में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण के लिए आपतित कोण होगा। ऑप्शन देखिएगा 90 डिग्री, 0 डिग्री, 180 डिग्री, 60 डिग्री। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 0 डिग्री। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसको डायरेक्ट याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, जब कोई तरंग किसी दर्पण में से परावर्तित होती है तो परिवर्तन आता है उसके आयाम में, आवृत्ति में, तरंग दैर्ध्य में, वेग में। तो इसको याद रखना है, इसके आयाम में परिवर्तन आएगा। किसी दर्पण में से परावर्तन के पश्चात तरंग के आयाम में परिवर्तन होता है, तरंग का आयाम बदल जाता है, तरंग की आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य और वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस कारण से इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 है, किसी काल्पनिक पिंड के अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को क्या कहा जाता है। तो देखेंगे ऑप्शन है घूर्णन, तरंग दैर्ध्य, आयाम, आवेग। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, इसे आयाम कहेंगे। कंपन करता हुआ कोई पिंड अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम जितना विस्थापित होता है उसे आयाम कहते हैं, आयाम की डिफिनीशन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूक्ष्मदर्शी क्वेश्चन नंबर 13 है, सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया। ऑप्शन है गैलीलियो, कोलर, जॉर्ज स्टीफेंसन, जेड जॉनसन। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सरल सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार जेड जॉनसन ने किया था। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 है, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक एवं नेत्रिका की आवर्धन क्षमताएं क्रमशः m1 एवं m2 है, तो सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होगी। तो इसको याद रखेंगे m1 इंटू m2। यदि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक और नेत्रिका की आवर्धन क्षमताएं m1 एवं m2 हो तो सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता m1 इंटू m2 होती है, इसे याद रखेंगे इस फार्मूले को। अगला देखिएगा, एक मनुष्य को 75 सेंटीमीटर दूरी तक नहीं दिखाई पड़ने पर कौन सा दृष्टि दोष होगा। तो देखिए ऑप्शन है मायोपिया, मतलब इसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया, ये दूर दृष्टि दोष कहलाता है, अबिंदुकता, जो जब न निकट की वस्तुएं दिखाई साफ दिखाई दे न दूर की, तो ये अबिंदुकता कहलाता है और इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इस कंडीशन को हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, जब एक मनुष्य को 75 सेंटीमीटर दूरी तक दिखाई नहीं पड़ने पर, ध्यान रखेंगे दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया, मतलब इसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। इसमें दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन निकट की वस्तुएं साफ साफ दिखाई नहीं देती हैं। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर देखिए 16 है, दृष्टि का हाइपरमेट्रोपिया यानी दूर दृष्टि दोष किसके प्रयोग से ठीक किया जा सकता है, मतलब दूर दृष्टि दोष में कौन से लेंस का उपयोग करते हैं। तो देखिए अवतल लेंस, उत्तल अवतल लेंस, समतल लेंस, उत्तल लेंस। तो दूर दृष्टि दोष यहाँ देखिए 2 अक्षर हैं यहाँ दूर में, तो ये उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है, मतलब यहाँ 3 हो गए, 1 2 3, एक अक्षर इसमें ज़्यादा है तो ये इसको याद रखेंगे, एक अक्षर बढ़ा करके। तो उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे हाइपरमेट्रोपिया में। और नेक्स्ट देखिएगा मायोपिया में होता है, मायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष में। तो देखिए निकट की वस्तु नहीं दिखाई पड़ना, दूर की वस्तु नहीं दिखाई पड़ना, लाल रंग की वस्तु नहीं दिखाई पड़ना, इनमें से कोई नहीं। तो मायोपिया में दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। मायोपिया का मतलब होता है निकट दृष्टि दोष, जिसमें निकट की वस्तु तो साफ साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, 2 समानांतर दर्पणों के बीच कितने प्रतिबिंब देखे जा सकते हैं। तो ऑप्शन देखिए 2, 4, 1, 6, अनंत। तो इसका ऑप्शन नंबर ई सही होगा, 2 समांतर दर्पणों के बीच अनंत प्रतिबिंब देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 समतली शीशे एक दूसरे के समानांतर रखे गए हैं, यदि एक वस्तु को इन तीनों के बीच में रख दिया जाए तो कुल कितने प्रतिबिंब बनेंगे। ऑप्शन देखिएगा 2, अनंत, 10, 4।
तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यहाँ भी अनंत प्रतिबिंब बनेंगे इस कंडीशन में भी, इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 20 है इसका। देखिए, दर्पण बनाने में निम्नलिखित में से किसे उपयोग में लाया जाता है। तो ऑप्शन देखिए, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर एसीटेट, सिल्वर अमलगम। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। दर्पण बनाने में सिल्वर नाइट्रेट मतलब AgNO3 का उपयोग करते हैं। दर्पण की पालिश एवं त्वचा पर काले निशान बनाने में सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने मापा। तो रोमर ने सर्वप्रथम प्रकाश का वेग मापा था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसके तरंग दैर्ध्य द्वारा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रकाश का रंग उसके तरंग दैर्ध्य द्वारा निश्चित किया जाता है। इस वीडियो का PDF फाइल आपको ग्रुप में उपलब्ध हो जाएगा, तो वहाँ पर आप लोग इसका रिवीजन बार बार करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और एग्जाम में इसी पैटर्न के अब क्वेश्चंस फॉर्मेट हो रहे हैं, तो आप लोग इसको बार बार रिवीजन करें इन सभी क्वेश्चंस को।